Hello everyone and you're welcome on my channel हर घर इंग्लिश। I'm your teacher डॉक्टर फरक परवीन। आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को जानते हैं कि इस चैनल पर जिसका नाम है हर घर इंग्लिश, आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस अपलोड की जा रही हैं, वो भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की वीडियोस। ये चीज़ तो आप बहुत अच्छे से समझ जाइए कि पूरे यूट्यूब चैनल पर इस तरह की वीडियोस कहीं भी कोई भी टीचर अपलोड नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ अपने स्टूडेंट्स की फैसिलिटी के लिए यहाँ पर इस वर्क को कर रहे हैं ताकि आप लोग समझें अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है और हमें यूजी और पीजी में अच्छे मार्क्स को गेन करना है। अंडरस्टूड? चलिए आज हम बात करते हैं एमए सेकंड सेमेस्टर का जो आपका लास्ट पेपर है, 5th पेपर के नाम से, जिसका नाम है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में ऐसे तो बहुत सारे उसमें जो है कंटेंट है और एलिमेंट्स है जिन्हें हमें डिस्कस करना है, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स या कंटेंट है उसी का डिस्कशन हम अपनी वीडियोस में करेंगे ताकि आप जब एग्ज़ाम देने के लिए जाएँ तो वो आपको अपने क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कंटेंट लगे। अंडरस्टूड? चलिए स्टार्ट करते हैं। बिना स्किप किए आप पूरी वीडियो देखिएगा, तभी आपको यहाँ पर वीडियोस का जो अपना एक पर्पज़ होता है कि आपकी जो लर्निंग है उसको इन्हेंस करना है, नॉलेज को इन्हेंस करना है, तो वो हमारा जो पर्पज़ है वो कंप्लीट होगा। अंडरस्टूड? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्कस 7 CS ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन इन इंग्लिश लिटरेचर। हमें इस क्वेश्चन को जो 7 CS ऑफ कम्युनिकेशन है उसे एक्सप्लेन करना है इंग्लिश लिटरेचर के रेफरेंस में। अंडरस्टूड? ना कि हमें कंपनी के रेफरेंस में, ना ही हमें किसी कॉरपोरेट के रेफरेंस में, बल्कि क्या करना है, इंग्लिश लिटरेचर के रेफरेंस में हमें 7 CS कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन करना है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम पढ़ किस पर्सपेक्टिव में रहे हैं, हमारी जो स्टडी है वो किस कोर्स के पर्सपेक्टिव में हो रही है, कॉमर्स के कोर्स के पर्सपेक्टिव में हो रही है, इंग्लिश लिटरेचर के पर्सपेक्टिव में हो रही है, या फिर हम BCA या MCA के पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे हैं, तो उसी तरह से हमें क्वेश्चन को अपने फॉर्मेट करना होगा। अंडरस्टूड? अगर हम इस तरह से नहीं करेंगे तो हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसा कि आप पिक में देख रहे हैं, 7 CS ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए 7 CS, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, completeness. Number 2, conciseness. Number 3, consideration. Number 4, concreteness. Number 5, clarity. Number 6, courtesy. Number 7, correctness. ऐसा क्यों कहा जाता है इसको 7 CS? स्टार्टिंग आपके फर्स्ट वर्ड की कहाँ से हो रही है जब हमने हेडिंग को मेंशन किया? C से। 7 CS ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इसी से इसका नाम पड़ा 7 CS ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन या 7 CS ऑफ कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स, ऐसे भी पूछा जा सकता है। डिस्कस द 7 CS ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर आपको ये चीज़ बहुत अच्छे समझ आ गई होगी कि 7 CS क्यों कहा जाता है। तो इन 7 के जो हमने हेडिंग यहाँ पर मेंशन की है, इनको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसी से आपको अंदर की हेडिंग में लिखा हुआ सब याद आ जाएगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन लेंगे। आंसर, अब यहाँ से हम अपना आंसर शुरू करते हैं। इसके पहले तो मैंने आपको एक इंट्रो दे दिया है कि 7 CS, व्हाट इज़ द 7 CS? The 7 CS of communication are key principles that ensure effective communication, particularly in writing and speaking. Understood? 7 CS communication जो कि एक की प्रिंसिपल्स के तौर पर इंश्योर करते हैं आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस को और पर्टिकुलरली आपकी राइटिंग और स्पीकिंग को। These principles help deliver clear, concise and impactful messages in the context of English literature. ये सभी प्रिंसिपल्स मदद करते हैं किसमें? हमें अपनी इंफॉर्मेशन या मैसेज को डिलीवर करने में, जिससे हमारा मैसेज क्लियर होता है, कंसाइज होता है, इम्पैक्टफुल होता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हमें पढ़ना है इंग्लिश लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट में, ना कि इधर उधर किसी और अदर कोर्स के पर्सपेक्टिव में। These concepts can be applied to analyze characters, dialogue, authorial tone and narrative clarity. अब इससे क्या होता है? ये कॉन्सेप्ट हमेशा अप्लाई होता है हमारे ऐसे कैरेक्टर्स के डायलॉग के ऊपर, या ऑथर की जो टोन है, ऑथरियल टोन, जो लेखक की टोन होगी लिखने की, उसके ऊपर,
एंड नैरेटिव क्लैरिटी, जो कहानी कही जा रही है उसकी स्पष्टता को लेकर के ये 7 Cs कम्युनिकेशन यूज़ किए जाते हैं। हियर इज़ ए ब्रेकडाउन, मतलब यहाँ पर अब हम इसकी व्याख्या करेंगे या हम इसकी प्रस्तुति को देखेंगे तो क्या पता चल रहा है हमें कि ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं इसमें जो हमारा ऑथर है वो अपनी जो उसकी राइटिंग स्टाइल है, जो उसके कैरेक्टर्स के जो डायलॉग्स हैं या कैरेक्टर्स का जो उसका अपना बोलने का ढंग है, उसकी टोन है ऑथर की, और साथ ही हमें देखने को मिलता है कि जो हम उसने एक कहानी लिखी है, नैरेटिव मतलब कथा कहना या कहानी लिखना, तो जो कहानी लिखी है उसमें स्पष्टता है कि नहीं है, तो ये चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, इसलिए हम 7 Cs कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। ये चीज़ आपकी क्लियर हुई कि 7 Cs कम्युनिकेशन का यूज़ इंग्लिश लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट में ऑथर के लिए क्यों ज़रूरी हो जाता है। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैरिटी डेफिनेशन, द मैसेज शुड बी क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। एक ऐसा मैसेज होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखिएगा कम्युनिकेशन में जो बातचीत करते हैं ना हम, जो मतलब जिसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं, टॉक करते हैं, तो टॉक ना बोल करके कहा जाता है कि या तो हम एक इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है वो हम डिलीवर कर रहे हैं या फिर जो मैसेज हमारे पास है वो हम डिलीवर करते हैं। अंडरस्टूड, यानी एक मैसेज दूसरे को देना या कोई इन्फॉर्मेशन, कोई सूचना दूसरे को देना, दैट इज ए कम्युनिकेशन। तो द मैसेज शुड बी क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। जो मैसेज दिया जाना चाहिए वो एकदम स्पष्ट होना चाहिए और आसान होना चाहिए समझने के लिए। इन लिटरेचर में अब इसका क्या यूज़ है, अब हम ये देखें क्लैरिटी मतलब कहाँ पे लाई कर रही है लिटरेचर में। ऑथर्स यूज प्रिसाइज लैंग्वेज एंड इमेजरी टू मेक थीम्स एंड आइडियाज अंडरस्टैंडेबल। फॉर एग्जाम्पल, शेक्सपियर ऑफन यूजेज soliloquies टू क्लियरली कन्वे ए कैरेक्टर्स इनर थॉट्स। इन लिटरेचर ऑथर्स यूज प्रिसाइज, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा ऑथर है वो हमेशा क्या कर रहा है, प्रिसाइज लैंग्वेज, संक्षिप्त लैंग्वेज या संक्षिप्त भाषा का यूज़ करता है कल्पनाओं के माध्यम से, और अपनी थीम को और जो उसके आइडियाज़ हैं उन्हें समझने योग्य बनाता है। तो ऑथर का क्या काम है, ऑथर किस तरह क्लैरिटी को यूज़ करता है, लैंग्वेज को प्रिसाइज करते हुए वो अपनी इमेजरी को, अपनी जो उसकी इमेजिनेशन से बनी हुई एक थीम है उसमें अपने आइडियाज़ को इस तरह से प्रेजेंटेशन देता है कि आप समझ सकें। फॉर एग्जाम्पल, अब इसने एग्जाम्पल भी यहाँ पर मेंशन किया, शेक्सपियर ऑफन यूजेस soliloquies टू क्लैरिटी कन्वे कैरेक्टर्स इनर थॉट। शेक्सपियर ने इसका बहुत अच्छे से यूज़ किया, उसने अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए, विशेष रूप से जब उसका कोई कैरेक्टर अकेले में बातचीत करता है। soliloquies का मतलब होता है एकांत में वार्तालाप करना, हिंदी जो है इसकी वो है एकांत में वार्तालाप, मीन्स अकेले में बैठ करके जब उसका कैरेक्टर बातचीत करता है तो वो जो कन्वे कर रहा है मैसेज, यानी जो उसके इनर थॉट्स हैं, जो उसके अंदर विचार चल रहे हैं उस कैरेक्टर के अंदर, तो उसमें बड़ी क्लियरली शेक्सपियर ने इस एलिमेंट को यूज़ किया, क्लैरिटी वाले एलिमेंट्स को या क्लैरिटी वाला जो हमारा प्रिंसिपल है उसका यूज़ किया गया। नंबर 2, कंसाइजनेस। डेफिनेशन, कीप द मैसेज ब्रीफ वाइल रिटेनिंग इसेंशियल इंफॉर्मेशन। कंसाइज का मतलब होता है संक्षिप्तता रखना, यानी बहुत लंबी चौड़ी बात ना करके संक्षिप्त रूप में कम शब्दों में ज़्यादा बात कह देना। तो कीप द मैसेज ब्रीफ वाइल रिटेनिंग इसेंशियल इंफॉर्मेशन, कम शब्दों में अधिक अर्थपूर्ण बात करना ही कंसाइज के एक तरह से देखा जाए तो कंसाइज का पूरी तरीके से ये मीनिंग है कि संक्षिप्त रूप में आपने बहुत गहरी बात कह दी। इन लिटरेचर पोइट्स लाइक एमिली डिक्सन आर नॉन फॉर कंसाइज एक्सप्रेशन। हमारे जो पोइट्स हैं एमिली डिक्सन की तरह ही और भी बहुत सारे पोइट्स जो जाने जाते हैं संक्षिप्त रूप से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। सेइंग मच इन फ्यू वर्ड्स, आइए कुछ शब्दों में देखें। कंसाइज डायलॉग ऑल्सो रिवील्स कैरेक्टर इफिशियंटली इन नॉवेल्स और प्लेज। तो एमिली डिक्सन और अर्नेस्ट और हेमिंगवे की तो बात हमने करी ली कि ऐसे बहुत से लेखक जो कम शब्दों में गहरी बात कह देते हैं, तो ये हमारे पास थे, और इनके जो कंसाइज डायलॉग्स थे वो हमेशा अपने कैरेक्टर को बहुत ही प्रभावशाली रूप से नॉवेल में या प्ले में प्रकट होते दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है 3rd नंबर पर कंक्रीटनेस। कंक्रीटनेस का मतलब होता है ठोस बात कहना, मतलब लॉजिकल बात कहना, इलॉजिकल नहीं कि सामने वाला जो रीडर है वही सवाल उठा दे कि ये किस तरह की बात कर दी, तो ऐसा नहीं। ठोस बात कहना मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ जिस बात में हो उस तरह की बातें करना।
कंक्रीटनेस डेफिनेशन होगा, यूज स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स इंस्टीड ऑफ वैग लैंग्वेज। अस्पष्ट शब्दों के बजाय ऐसे ठोस लॉजिकल बात करना जिससे भाषा ऐसा लगे जैसे कि वो खुद ही एक फिगर में आपके सामने आ रही है। तो जो फैक्ट और फिगर हैं वो खुद ही अपने आप में क्या लगे आपको, एक ऐसा लैंग्वेज का एक ऐसा प्रतिबिंब आपको दिखाएं जो स्पेसिफिक स्पेशल हो, कहीं ना कहीं मैंने कहा ना यूनिवर्सल ट्रूथ हो उनके अंदर। तो अस्पष्ट शब्दों के बजाय आपको कोई ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करनी है जो समझ ही नहीं आ रही है। तो ऐसा नहीं ऑथर को यूज करना है, बल्कि उसे इस तरह की कंक्रीटनेस लैंग्वेज यूज करनी है जिसमें कि उसके फैक्ट्स और फिगर्स जो वो चाह रहा है समझाना वो ठोस रूप में समझ में आए। इन लिटरेचर राइटर्स यूज कंक्रीट इमेजरी टू इंगेज रीडर सेंसेस। राइटर इस तरह की लैंग्वेज या इस तरह की कंक्रीट इमेजरी का इस्तेमाल वहाँ पर करता है जहाँ उसे रीडर की भावनाओं से इंगेज होना होता है। फॉर इंस्टेंस, इंस्टीड ऑफ सेइंग ही वॉज सैड, ए राइटर माइट डिस्क्राइब टीयर्स रोलिंग डाउन हिज चीक्स। मीन्स अब क्या हो रहा है, बात की जा रही कविता, अब ये पोइट में, पोएम्स में एंड नॉवेल्स में, ठीक है, जो पोइट्री होती है पोइट्री में और नॉवेल्स में जो इमेजरी है वो हमारे जो रीडर हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनको महसूस कराती है, उन्हें एक्सपीरियंस महसूस कराती है, उन्हें इस तरह की एक दिमाग में उनकी इमेज क्रिएट करती है कि चल क्या रहा है। अब जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल देखें तो कहा जा रहा है कि जैसे किसी ने कहा कि ही वॉज सैड, वह बहुत दुखी है, तो दैट इज अ सिंपल वर्ड कि वह बहुत दुखी है। राइटर माइट डिस्क्राइब, लेकिन अगर एक लेखक इसको लिखेगा तो वो इस तरह लिखेगा, टीयर्स रोलिंग डाउन हिज चीक्स, ही वॉज सैड के आगे वो जोड़ेगा ही वॉज सैड, टीयर्स रोलिंग डाउन हिज चीक्स मीन्स उसके आंसू जो कि बहकर उसके गालों के नीचे आ रहे हैं। अब इससे आपको क्या लगेगा कि वाकई बहुत ज़्यादा दुखी है। तो एक इमेज क्रिएट होगी कि जिसके आंसू बह करके गालों पे आ रहे हैं, तो मीन्स वो बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। एक सिंपल लैंग्वेज यूज़ कर दी ही वॉज सैड, तो उससे वो इमेजरी हमारी नहीं बन रही है, उससे वो कल्पना या वो चित्र हमारा उभर के नहीं आ रहा है। जो उभर के आ रहा है जब राइटर ये लिख देता है टीयर्स रोलिंग डाउन हिज चीक्स। अंडरस्टूड। नेक्स्ट नंबर 4, करेक्टनेस। स्पष्टता होनी चाहिए, मतलब इतनी शुद्धता हो कि उसमें कहीं से भी आप कोई कमी निकाल ही ना पाए। द मैसेज शुड बी ग्रामेटिकली एंड फैक्चुअली एक्यूरेट, मतलब जो भी लिखा जा रहा है, जो भी राइटर हमारा लिख रहा है या जो भी मैसेज वो कन्वे करना चाहता है, तो वो मैसेज होना चाहिए ग्रामेटिकली। तो आप जानते हो ग्रामेटिकल रूप से भी वो अच्छा हो, यानी उसके अंदर कोई ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में किसी भी तरह का कोई फॉल्ट ना हो, और फैक्चुअली तथ्यात्मक हो, एक्यूरेट हो, मतलब उसकी शुद्धता हो उसके अंदर। इन लिटरेचर लिटरेरी वर्क्स फॉलो करेक्ट ग्रामर और डेलिबरेटली ब्रेक इट फॉर स्टाइल। फॉर एग्जाम्पल मॉडर्निस्ट राइटर लाइक जेम्स जॉयस बैंड ग्रामेटिकल रूल्स बट विथ पर्पज। लिटरेरी वर्क्स जो भी लिखा जाता है वो करेक्ट ग्रामर को डेलिबरेटली या इसको जो है क्या करते हैं, बहुत अच्छे से, देखिए इस तरह समझिए, लिटरेरी वर्क्स फॉलोज करेक्ट ग्रामर। हालांकि जो लिटरेरी वर्क्स लिखा जाता है वो ग्रामर की शुद्धता को फॉलो तो करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि वो अपने स्टाइल के चक्कर में, यानी जो एक शैली अपनाते हैं लिखने की, तो उसमें कभी कभी इसको छोड़ भी देते हैं, इसमें कुछ कमियां कर देते हैं या इसके नियमों को तोड़ देते हैं। जैसे जेम्स जॉयस ने इस तरह की हरकतें की हैं, मतलब उन्होंने अपनी जो राइटिंग थी उसके अंदर इस तरह का कुछ शो किया है कि उन्होंने ग्रामेटिकल रूल्स को बहुत ज़्यादा बांध के रखा, बट विथ पर्पज़। लेकिन ये क्या हुआ कि उससे जो वो चाह रहे थे कि उनका जो रीडर है, जो पढ़ने वाला है, उसे वो उद्देश्य पूरा हो, तो ऐसा कभी कभी देखने को मिला कि जेम्स जॉयस ने ग्रामेटिकली रूल्स को बैंड किया है, बांध दिया, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने उसके उद्देश्य को भी बांध दिया, मतलब अपनी बात जो थी वो उतनी क्लियरली नहीं कह पाए जितना उन्हें कहना था। तो ये मॉडर्निस्ट राइटर्स जो थे जेम्स जॉयस की तरह बहुत से राइटर्स ने ये गलतियां की हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। लिटरेरी वर्क्स को करेक्ट ग्रामर के साथ में यूज़ करना चाहिए। नंबर 5, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन कहते हैं ऐसी भाषा का यूज़ करें, ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करें जब मैसेज को कन्वे करें कि उसमें विचारशीलता हो, मतलब सामने वाला जो उसके ऊपर एक डीप थिंकिंग करने के लिए मजबूर हो जाए। कीप द ऑडियंस इन माइंड एंड टेलर द मैसेज accordingly. Keep the audience in mind and tailor the message accordingly. जितने भी हमारे रीडर हैं या जो भी हमारे लिसनर हैं, मतलब जो हमारे रीडर, जो हमारे लिसनर हैं, वो समझ और उनका विज़न जो है वो एकदम क्लियर हो। ऑडियंस के जो माइंड है, जो भी हम उनको अपनी तरफ
कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम एक राइटर हैं तो हमने अपने ऑडियंस को अपने साथ कनेक्ट करके रखा है। तो हमारा मैसेज कैसा होना चाहिए? हमारा मैसेज वही होना चाहिए जो हमारे दिमाग में जो विचार है, जो हम अपना एक विचार या एक आइडिया, जो मैसेज हम कन्वे करना चाहते हैं अपने रीडर को, तो वो एकदम अकॉर्डिंगली वही हो, उसी तरीके से हम पेश करें, उसी तरह से प्रेजेंट करें कि हमारे रीडर को वो विचार सही सही रूप में जाए, ना कि उसे कन्फ्यूज़न या मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करे। तो ऐसा नहीं करना है। लिटरेचर के पर्सपेक्टिव में देखते हैं। ऑथर्स कंसीडर देयर ऑडियंस व्हेन चूजिंग थीम्स, टोन एंड वोकेबुलरी। चिल्ड्रंस लिटरेचर फॉर इंस्टेंस यूजेस सिंपल लैंग्वेज एंड मॉरल लेसन। जैसे कि अगर ऑथर का हम देखें तो उसे अगर अपने ऑडियंस को जोड़ना है, अगर उसकी ऑडियंस कैसी है, बड़े लोगों वाली है, तो वो उसी तरह से थीम को चूज़ करेगा, टोन को चूज़ करेगा, वोकेबुलरी चूज़ करेगा। लेकिन अगर उसकी जो एक तरह से देखा जाए जो ऑडियंस है वो चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, या वो बच्चों की लिटरेचर के ऊपर कोई वर्क कर रहा है या बच्चों की कहानियाँ लिखता है, तो फिर उसे उसी तरह की सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी होगी और मॉरल लेसन्स उसमें जोड़ने होंगे। जाहिर सी बात है, हम अपने बच्चों को मॉरल वैल्यूज़ बताते हैं, मॉरल वैल्यूज़ के बारे में कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, तो हमें अपनी कहानियाँ कैसी बनानी होंगी बच्चों के लिए, जिसमें कि उन्हें हम मॉरल लेसन्स दे सकते हों और सिंपल लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हों। तो ये था कंसिडरेशन, मीन्स विचारशील हो, जो भी भाषा यूज़ करें आप एज ए ऑथर, तो उसके अंदर विचारशीलता हो और ये विचार करने योग्य हो, मतलब गहरे मैसेजेस हों। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी लिख दिया और फिर वो जो है कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा है रीडर खुद को आपके जो राइटिंग स्टाइल है उससे। नंबर 6, कंप्लीटनेस, मतलब पूर्णता हो। एक ही जो भी आप मैसेज कन्वे कर रहे हो या जो भी आप लिटरेरी वर्क अपना जो है वो अपने रीडर के सामने प्रेजेंट कर रहे हो, तो उसमें कंप्लीटनेस हो। द मैसेज शुड इंक्लूड ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। मैसेज हमेशा ऐसा होना चाहिए जिसमें आवश्यकता अनुसार सभी सूचनाएं सम्मिलित हों। तो द मैसेज शुड इंक्लूड ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। अंडरस्टूड। लिटरेचर में देखते हैं। इन लिटरेचर ए वेल डेवलप्ड प्लॉट विथ क्लियर बिगनिंग, मिडल एंड एंड रिफ्लेक्ट्स कंप्लीटनेस। मतलब एक ऑथर को ये ध्यान देना चाहिए कि जब वो एक प्लॉट को लिख रहा हो तो प्लॉट उसका वेल डेवलप हो, क्लियर बिगनिंग हो, क्लियर मिडल हो और एंड भी उसका क्लियर हो, यानी जो क्लाइमैक्स जाता है हमारे स्टोरी का वो भी एकदम से क्लियर होना चाहिए, ताकि उसमें खुद ही एक छाया बने कि ये पूर्ण है, इसमें कहीं से भी अधूरापन नहीं है। इन एसेज और क्रिटिकल एनालिसिस ऑल आर्ग्यूमेंट्स मस्ट बी फुल्ली सपोर्टेड। इस तरह के अगर हम देखें तो ऐसे की बात अगर हम करेंगे, एसेज में या क्रिटिकल एनालिसिस में ये सभी आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं और इसको पूरी तरीके से फुल्ली सपोर्ट किया जाता है। मतलब जितने हमारे ऑथर हुए हैं जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है या जिन्होंने एज ए क्रिटिक्स के रूप में वर्क किया है, तो उन्होंने भी इस बात का सपोर्ट किया कि जब भी कोई ऑथर किसी चीज़ को या प्लॉट को डेवलप करता है या किसी स्टोरी को डेवलप कर रहा है, कोई नॉवेल अगर वो लिख रहा है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके मैसेज में स्पष्टता होने के साथ साथ पूर्णता भी हो, उसे पूर्ण रूप से वो अपने रीडर तक पहुंचा सके, इस तरह का मैसेज उसका हो। नंबर 7, कॉर्टेसी। 7 नंबर इस कॉर्टेसी मीन्स विनम्रता भी हो बातचीत में। ये नहीं कि आप जो है कठोर शब्दों का यूज़ करें, तो एक ऑथर के लिए कहीं से भी सही नहीं है कि वो रिजिड हो जाए। ऑथर जो होता है वो खुद ही इतना ज़्यादा एक मतलब कॉर्टेसी के साथ वर्क करता है। अगर वो कॉर्टेसी के साथ वर्क नहीं करेगा तो कहीं से भी जो उसके अपने एक रीडर कम्युनिटी है, जो ऑडियंस है, वो उससे कनेक्ट ही नहीं कर पाएगी अपने को। तो 7 नंबर पे कॉर्टेसी डेफिनेशन, बी रेस्पेक्टफुल एंड पोलाइट इन योर कम्युनिकेशन। आपको हमेशा अपने कम्युनिकेशन के दौरान बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्टफुल और पोलाइट होना चाहिए। अगर आप रेस्पेक्टफुल और पोलाइट नहीं हो सकते, इट मीन्स यू आर नॉट ए गुड ह्यूमन बींग। आप बिल्कुल भी एक अच्छे इंसान नहीं हैं अगर आप ऐसे नहीं हैं। तो ये बात मेरी बहुत अच्छी तरीके से बच्चे समझ रहे होंगे कि आपको हमेशा बी रेस्पेक्टफुल, यू शुड बी रेस्पेक्टफुल एंड पोलाइट इन योर कम्युनिकेशन। अंडरस्टूड। लिटरेचर में बात करते हैं। इन लिटरेचर पोलाइटनेस और टोन कैन डिफाइन कैरेक्टर रिलेशनशिप। मतलब लिटरेचर में जब किसी प्लॉट को या किसी नरेशन को राइट डाउन किया जाता है तो उसमें पोलाइटनेस को डिफाइन करते हुए हमें अपने कैरेक्टर के रिलेशनशिप को दिखाना होता है। तो जाहिर सी बात है कि हमें टोन को पोलाइट रखते हुए अपने कैरेक्टर को और उसके रिलेशनशिप को डिफाइन कर सकते हैं। द फॉर्मेलिटी ऑफ विक्टोरियन लिटरेचर फॉर एग्जाम्पल ऑफन रिफ्लेक्ट सोशल कॉर्टेसी। ये हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिला जब विक्टोरियन लिटरेचर हम पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल जिसमें हम उसकी
इस रिफ्लेक्शन को देखते हैं, यानी इस प्रभावशीलता को देखते हैं कि उस समय की जो सोसाइटी थी वो सोशल कॉर्टेसी थी, सामाजिक रूप से उनमें बहुत विनम्रता थी। अब हम विक्टोरियन लिटरेचर की बात करें तो आप समझ रहे होंगे कि 1890 के बाद का जो लिटरेचर है वो सब क्या है, विक्टोरियन लिटरेचर है 1927 तक। तो ये विक्टोरियन लिटरेचर के दौर की अगर हम बात करें तो उस समय सोशल कॉर्टेसी बहुत ज़्यादा थी, और यही रिफ्लेक्शन हमें उस एरा के लिटरेरी वर्क में देखने को मिलता है। तो कॉर्टेसी होनी चाहिए। अंडरस्टूड? तो सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने यहाँ पूरी कोशिश की कि आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझें। एक बार फिर से आप इसको देख लीजिए क्लियर। करेक्टनेस, क्लैरिटी, कंसाइजनेस, कंप्लीटनेस, कंसिडरेशन, कंक्रीटनेस, कॉर्टेसी, 7 Cs फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये हमारे लिटरेचर में कहाँ पर यूज़ होते हैं, किस तरह से हम इनका यूज़ करते हैं, ये एक एक का मैंने आपको डेफिनेशन के साथ साथ लिटरेचर में यूज़ भी बताया है, क्योंकि हम पर्सपेक्टिव ऑफ लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं 7 Cs के प्रिंसिपल्स को, तो हमें इसी तरह के क्वेश्चंस को तैयार करना होगा। और आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से मार्क्स गेन करेंगे अगर इस तरह इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस और यहाँ पर लगातार अपलोड होती रहे, और आपके जो मुश्किल क्वेश्चंस हैं उनकी प्रिपरेशन भी बहुत आसानी से हो जाए। नोट्स प्रिपेयर करते जाइए। एग्ज़ाम से एक दिन पहले सिर्फ आपको उन नोट्स को पढ़ना रहे, और साथ में अगर कभी कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अंडरस्टूड? चलिए बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब कराइए। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है ये चैनल। अंडरस्टूड? ओके, अपना ध्यान रखिएगा। ऑल द बेस्ट। बाय बाय।